तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम 16 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के टॉप जितने भी 25 क्वेश्चन आए थे उनका एनालिसिस करेंगे, जिसमें आप देखोगे जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट तो बता ही रहेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन बताएंगे, उससे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे जो आने वाले आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ये डांस कहाँ का है, तो मैं बताऊंगा कि इससे रिलेटेड अदर डांस कौन से हैं, फिर वो कहाँ पर किए जाते हैं और उनको अदर नाम से क्या बुलाया जाता है। ऐसे सभी अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो आपके नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों तक कर शेयर कर दे, क्योंकि इसमें ऐसे ही 100% एनालिसिस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया था। ठीक है, इसमें पूछा गया था भगवान कृष्ण के सम्मान में पारंपरिक चिकल कोलो जिसे कीचड़ उत्सव के नाम से जाना जाता है किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो ये अपने गोवा में मनाया जाता है। इसकी व्याख्या में आप देखोगे, चिकल कोलो गांव गोवा के मार्शल गांव में स्थित देवकी कृष्ण मंदिर में मनाया जाता है तथा ये भक्त भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को याद करने के लिए तथा उनकी जो कीचड़ में जो पारंपरिक खेल खेलते थे और उसके साथ उनका नृत्य दिखाया जाता है। ठीक है, इसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखोगे कि कहाँ पर होता है, तो यह उत्सव आषाढ़ मास में आयोजित किया जाता है तथा इसे मड फेस्टिवल भी कहते हैं। क्यों? मड का हिंदी में अर्थ कीचड़ होता है, इसलिए। ठीक है, यह त्योहार गोवा की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था शहर कर्नाटक से पूछा गया था। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है ये। प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये अपने कर्नाटक में स्थित है। इसकी व्याख्या में आप देखोगे कि हम्पी कर्नाटक के विजयनगर जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अब तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी, ये भी याद कर लो। ठीक है, ये कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी स्थित थी हम्पी के किनारे। इसके अंदर इंपोर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिऔर बुक्का राय ने की थी। ठीक है, हम्पी को 1886 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था तथा यहीं विट्ठल मंदिर और पत्थर का रथ मंदिर सर्वाधिक मात्रा में फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो हिस्ट्री से पूछा गया था। एतमादुल्ला के मकबरे का निर्माण किसने कराया था, तो ये अपने नूरजहां ने कराया था। क्यों? एतमादुल्ला इनके पिता थे। ठीक है, इसकी व्याख्या में आप देखोगे, मुगल साम्राज्य नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गयास बेग, जिन्हें इत्मादुल्ला के नाम से जाना जाता है, की स्मृति में आगरा में यह मकबरा बनाया था, जिसका निर्माण 1622 से 1628 के बीच में माना जाता है। इसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, इसे बीबी ताज के नाम से भी जाना जाता है तथा यह पूर्णतः संगमरमर से बना पहला मुगल शासक का स्मारक है। मतलब मुगल काल में इससे पहले संगमरमर का कोई भी स्मारक नहीं बना था। इसे पितृदुर्ग कला का प्रारंभिक प्रयोग भी ही माना जाता है। मतलब पितृदुर्ग जो कला थी उसका जो फर्स्ट टाइम यूज इसी मकबरे में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो आर्य समाज से पूछा गया था। ठीक है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ये अपने स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसकी व्याख्या में आप देखोगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, उनका एक प्रमुख नारा है, वो है वेदों की ओर लौटो। इसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, आर्य समाज ने समाज सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और उन्होंने कुन कुन प्रथाओं को रोकने का प्रयास किया वो भी देखो आप। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और जाति प्रथाओं को रोकने के लिए अनेकों प्रयत्न किए। इसके अलावा इनकी जो पुस्तक है सत्याग्रह प्रकाश, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो देखोगे आप, पंचवर्षीय योजना से पूछा गया था। ठीक है, इसमें पूछा गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये देख लो आप। इसका मुख्य उद्देश्य था त्रिऔद्योगीकरण। इसका मतलब होता है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हो गया। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि इसकी व्याख्या में आप, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों जैसे इस्पात, बिजली, मशीनरी के विकास पर सर्वाधिक मात्रा में जोर दिया गया। यह महानलोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लो इसमें। इस अवधि में भिलाई, दुरुपरा और राउरकेला में इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। इसी योजना के अध्यक्ष कौन थे, अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें क्या हुआ था, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर सर्वाधिक मात्रा में जोर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्री लगोगी सार्वजनिक
लोगों के लिए महत्वपूर्ण बन सकती है, इसलिए इस पे सर्वाधिक मात्रा में जोर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वापस किससे पूछा गया था, आर्ट एंड कल्चर से। इंद्र यात्रा उत्सव जिससे संबंधित मुखटा नृत्य मुख्य हो गया, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। मतलब इंद्र यात्रा उसे ही मुखटा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ मनाया जाता है, ये अपने सिक्किम में मनाया जाता है। इसकी व्याख्या में आप देखो, इंद्र जात्रा जिसे नेन्या भी कहते हैं, ठीक है, सिक्किम में नेवार समुदाय द्वारा मनाया जाता है, मतलब नेवार समुदाय द्वारा इसको मनाया जाता है। प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है ये, इसमें लिखे और महाकाली प्याखान जैसे मुखटा नृत्य के रूप में किया जाता है। इसकी महत्वपूर्ण फैक्ट देखो आप, यह वर्षा और अच्छी फसल की प्रार्थना के लिए किया जाता है, जैसे इंद्र भगवान के लिए नहीं करते अपन, उस प्रकार किया जाता है। ठीक है, ये नेपाल के काठमांडू में भी ये त्योहार प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, भगवान इंद्र की शोभा यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस हमारे आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया था। इसमें पूछा गया है तिरुवथिराकलिया जिसे केकोटी कल्ली के नाम से भी जाना जाता है, नृत्य मुख्य रूप से राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये कहाँ किया जाता है, तो ये अपने केरल में किया जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या में आप देखोगे, तिरुवथिराकल्ली केरल का लोकप्रिय समूह नृत्य, मतलब इसमें समूह द्वारा किया जाता है, मतलब सिंगल नहीं किया जाता है, जिसे महिलाओं द्वारा ओणम या तिरुवथिरी पर्व पर किया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, इसमें क्या होता है, एक दीपक को चार, जैसे एक दीपक होता है ना, उसको लगा उसके चारों ओर डांस किया जाता है। इसे केकोटी कल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान शिव और देवी पार्वती से जुड़ा हुआ त्योहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, एक शब्द बताइए जैसे ऐसी शासन प्रणाली जिसमें एक व्यक्ति के पास कंप्लीट सत्ता होती है, मतलब कंप्लीट जो विद इन पावर एक पर्सन के पास होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे एक तंत्र कहते हैं या निरंकुशता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी व्याख्या में आप देख लो, एक तंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सारी शक्ति केवल एक सिंगल व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देखो, ये शब्द ग्रीक भाषा के ओटो का मतलब होता है स्वयं और क्रेटस का मतलब होता है शक्ति। तो ओटो क्रेटस का मतलब होता है एक पर्सन जिसके पास खुद के पास शक्ति है। ठीक है, ऐतिहासिक उदाहरण में आप देखोगे हिटलर जर्मनी, मुसद्दिक इटली है। ठीक है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा किससे को जाता है, ये देख लो आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो मृत्यु दर नहीं है तो उससे क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो एडुकेटी ने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रही है कि जैसे मृत्यु दर हो गई, चिल्ड्रन सेक्स रेशियो हो गया, ये कितने पुरुषों पर मापी जाती है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट है, पूछ देख याद कर सकते हो। ठीक है, सामान्यतः मृत्यु दर की गणना प्रति व्यक्तियों पर की जाती है, कितने व्यक्तियों पर इसकी गणना की जाती है, तो ये अपने 1000 व्यक्तियों पर की जाती है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखो, असंशोधित मृत्यु दर जिसे CDR के नाम से जाना जाता है, एक निश्चित वर्ष के दौरान प्रति 1000 पुरुषों के मध्य जनसंख्या पे होने वाली मौतों की संख्या को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो 1772 की न्याय प्रणाली से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था 1772 की नई न्याय प्रणाली के तहत प्रत्येक जिले में कौन से 2 न्यायालयों की स्थापना की जाएगी, तो इसमें 2 न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। पहला तो दीवानी अदालत गया, दूसरा फौजदारी अदालत। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखो, इस प्रणाली को वारन हेस्टिंग द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसमें फौजदारी अदालत अभी भी एक काजी या मुफ्ती के अधीन आती है, लेकिन कलेक्टर के द्वारा इसकी देख रेख की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें प्रश्न पूछा गया था, भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल में भाषा की क्या भूमिका रहती है, तो मतलब जो भाषा रहती है ना उसकी क्या भूमिका रहनी चाहिए, तो एक तो भाषा ही बस सांस्कृतिक आदान प्रदान, मतलब जो उस क्षेत्र के लोगों की जो सांस्कृतिक है उससे रिलेट करने वाली भाषा होनी चाहिए, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण फैक्ट देखो आप, यह योजना 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य देख लो आप, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच आपसी समझ और जुड़ाव को बढ़ावा देना था। ठीक है, इसका मतलब होता है एक भारत श्रेष्ठ भारत, मतलब एक भारत है, हमको सबको मिलजुल कर रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ULI से पूछा गया था। ठीक है, इसका मतलब होता है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस और प्लेटफॉर्म होता है। इसमें पूछा गया था ये किससे संबंधित है, तो ये अपने लॉजिस्टिक डेटा से संबंधित है।
इसके इफेक्ट देख लो आप, क्या होता है ये। यह नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी NLP का हिस्सा है, ठीक है। ये जैसे सड़क हो गया, बंदरगाह, सीमा शुल्क जैसे विभिन्न मंत्रालयों के डेटा को एक साथ लाकर ईज और डूइंग बिजनेस में मदद करता है। मतलब सभी का जो डाटा होता है उससे एकत्रित करता है, उसे मर्ज कर कर रखता है, जिसको जैसी आवश्यकता हो उसे निकाला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो आर्थिक विकास से क्वेश्चन पूछा गया था रिपोर्ट से, ठीक है। ये पूछा गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट, जो इसे WESP के नाम से जानता है। रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये अपने यूनाइटेड नेशन जारी करता है, ठीक है। हिंदी में से संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, इसे संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग जिसे UN देशा द्वारा जारी किया जाता है। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य में रुझाने पर विश्लेषण मतलब महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें इंसुलिन हार्मोन से क्वेश्चन पूछा था। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस अंग द्वारा किया जाता है, तो अपने अग्नाशय द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देखो, इंसुलिन अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्विपिका की बीटा कोशिका में स्रावित होता है। मतलब जो रिलीज होता है ना वो किसे होता है, अग्नाशय के लैंगरहैंस की बीटा कोशिका में होता है, ठीक है। ये शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है। इसका मतलब होता है जो अपने होता है ना शुगर लेवल, अगर इसकी कमी हो जाती है तो लोगों को शुगर हो जाती है। अगर ये सर्वाधिक मात्रा में लेगी तो लोगों को शुगर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो NEP से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे NEP 2020 में प्राथमिक स्तर पर किस भाषा सूत्र पर बल दिया गया था। जो छोटे छोटे बच्चे नहीं होते अपन पहले दूसरे पे, उस पर किस भाषा पे बोल मतलब बच्चों को समझाने के लिए किस भाषा पर जोर दिया गया था, तो उसमें 3 भाषा सूत्र पर जोर दिया गया था। इसके इफेक्ट में आप देखोगे नीति के अनुसार जहाँ तक संभव हो शिक्षा का माध्यम कम से कम 5 तक या अधिकतम कक्षा 8 तक मातृभाषा में स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें क्वेश्चन था नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था ग्रीन स्टील और स्वच्छ ऊर्जा। इसका मतलब है जो अपने जो कार्बन उसके इमिशन को कम करना तथा जो नवीनीकरण औजारों को उपयोग में सर्वाधिक मात्रा में लेना, ताकि जो पूरा पोल्यूशन है उसे कम किया जा सकते, ठीक है। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट अब देखो आप, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता था। इसमें नवीनीकरण ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य देख लो आप, भारत में ऊर्जा के मामलों में आत्मनिर्भर बनाना लोगों को, और भारी उद्योगों में कार्बन के उत्सर्जन को कम करना। मैंने बोला था ना कार्बन इमिशन, इमिशन का मतलब जलाते हैं तो उससे क्या पोल्यूशन बढ़ता है, तो उसको कम करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वापस रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, किस संस्था द्वारा जारी की जाती है, तो ये अपने ILO द्वारा जारी की जाती है, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके इफेक्ट देखो आप, ILO की स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये रिपोर्ट दुनिया भर में सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के कवरेज व निवेश का विवरण बताती है, ठीक है। इसकी रिपोर्ट प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन AI से पूछा गया था, मतलब जो ये हमारा करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा गया था AI आधारित भाषा संरक्षण भारत को क्या लाभ प्राप्त होगा। जो एक एक जो बेस लॉन्च हुआ था, मतलब जो एक कुछ प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था AI आधारित भाषा का संरक्षण करना, मतलब जो भाषा जो होती है ना अपनी AI द्वारा भाषा की जो सुरक्षा करना, इसका जो उद्देश्य था लुप्त प्राय भाषाओं का संरक्षण करना, मतलब जो भाषा लुप्त हो रही है उसको संभाल कर रखना, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का प्रयोग करके उन भाषाओं की डिजिटल अकाई स्विच टू टेक्स्ट अनुवाद उपकरण बनाए जा सके जिसे बोलने या बहुत ही कम मात्रा में यूज होती हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री से पाठ्यपुस्तक के प्रशासन से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें क्वेश्चन था मैग्निस्टिक के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन 6 समितियों द्वारा प्रबंधित किया जाता था, जिसमें प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे, तो प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इसकी व्याख्या आप देखो,
पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 सदस्यों के एक आयोग द्वारा चलाया जाता था, जो 6 अलग अलग समितियों मंडलों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक है, इसके फैक्ट देखो आप। मेगस्थनी यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्यों? क्योंकि जो उनकी पत्नी थी चंद्रगुप्त मौर्य की, उनका ये सेवक था, तो उनको देखने के लिए आया था। ठीक है, उसने अपनी पुस्तक इंडिका का प्रकाशन किया, जिसमें मौर्यकालीन प्रशासन का विस्तृत जानकारी बता रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आधुनिक हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय से इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था, फोर्ट विलियम कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो वो अपने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। इसकी व्याख्या आप देखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ब्रिटिश के क्षेत्रों का शीर्ष, मतलब जो मेन जो कोर्ट यही था। ठीक है, फैक्ट देख लो। और आप श्री लिजे इम्पे सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चीफ जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो वापस हिस्ट्री से पूछा गया था, दक्षिण हिस्ट्री से। ठीक है, चोल राजवंश। हमारा क्वेश्चन था, उरियूर के चोल शासक विजयालय ने 9वीं शताब्दी के मध्य कावेरी डेल्टा पर किसका कब्जा किया था? उसने मुत्तेयार का कब्जा किया था। ठीक है, व्याख्या देख लो आप। कावेरी डेल्टा में मुत्तेयार परिवार की सत्ता थी, जो पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थी। ठीक है, विजयालय ने उन्हें हराकर तंजावुर पर अधिकार कर लिया और मध्यकालीन चोल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, इसके फैक्ट आप देख लो। विजयालय ने तंजावुर शहर बसाया और वहां निशंबुद्दीन देवी का मंदिर भी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, गढ़कटंगा युद्ध से। ठीक है, 1565 में आसफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने किस राजा पर आक्रमण किया था? तो उसने अपने गढ़कटंगा पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसकी व्याख्या देखो आप। 1565 में अकबर के सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना, जिसे गढ़कटंगा के नाम से जाना जाता, पर हमला किया। इस राज्य की रक्षा रानी दुर्गावती ने बड़ी बहादुरी से की थी, लेकिन अंत में उन्हें हारना पड़ा। और इसके इम्पोर्टेंट और अध्याय देख लो आप। गढ़कटंगा का गढ़कटंगा एक समुद्र राज्य था, जिसमें हाथियों के निर्यात के माध्यम से सर्वाधिक मात्रा में धन आता था। रानी कर्णावती ने मुगलों की अधीनता स्वीकार न की और उनसे बेहतरीन तरीके से युद्ध लड़ती रही। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे, क्योंकि इस चैनल को आपको 100% एनालिसिस मिलता रहा है, जिसमें रेलवे हो गया, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग, सभी का आपको एनालिसिस मिलता रहेगा। ठीक है।